हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस, आपके लिए लेकर आई हूँ आज ऐसे ईयर का पेपर जो कि आपके लिए होने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इनको देख के आप घबराओगे भी नहीं, आपको रिवाइज भी होते जाएंगे पुराने क्वेश्चन। और जो मैं हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ में आपको कहती हूँ ना कि यार पुराने पेपर में से ना क्वेश्चन रिपीट होते हुए हमको बहुत सारे पेपर्स में दिख रहे हैं, तो ये वाले पेपर में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा अगर आपने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़े हैं। तो नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, कर ही ले रहे हैं अभी अपन। अच्छा, मैं आपको एक क्विक रिकैप करा देती हूँ फटाफट से कि हमारा एनटीएससी का जो सिलेबस है मेन सोशल साइंस का वो कंप्लीटेड है। प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई रखी है। जो भी आपके टॉपिक पूरे सिलेबस में सोशल साइंस के दिए हुए हैं वो मैंने सारे रिसर्च करके कंटेंट निकाल के सब आपके लिए रख दिया है। तो आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोशल साइंस का सिलेबस आपको बहुत सही तरीके से कंप्लीट करना पड़ेगा। आपको कहीं पर भी टॉपिक उठाते से सिलेबस का कंटेंट नहीं मिलने वाला, आपको बहुत सर्च करना पड़ेगा, फिर आपको बहुत सारा समझना पड़ेगा उसमें। तो आप उस मेहनत में अपना टाइम वेस्ट मत करो। आपके लिए हर टॉपिक में से क्या चीज़ें ज़रूरी है, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, वो हमने निकाल के वीडियो बना के रख दी है, तो आप उनको अच्छे से एक्सेस कर लेना। साथ ही में सोशल साइंस में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर सॉल्व करो। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि हम एक एक टॉपिक में से उठाएं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ टॉपिक्स बहुत छोटे हैं, है ना, और फिर उसमें मैं आपको मन से क्वेश्चन बना के दूंगी तो दैट वोंट बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, क्योंकि उस तरीके के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, है ना। मतलब नोबडी नोज कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर नहीं मालूम है या नहीं पता है तो फालतू की मेहनत लगाने से या फालतू आप लोगों को गलत कंटेंट प्रोवाइड करने से बेहतर है कि हम बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, ताकि आपको समझ में आएगा कि पूरा का पूरा पेपर कैसे बनता है, टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना। और जब कलेक्टिवली, क्योंकि सोशल साइंस का सिलेबस बहुत वास्ट है ना, तो हर टॉपिक को लेके बैठना, उसमें से क्वेश्चन निकालना विल नॉट बी वेरी फ्रूटफुल। आप उस टाइम पे तो आपको बन जाएगा, लेकिन जब पूरा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आपके सामने आएगा तो आप घपला जाओगे, है ना। तो आप घपलाओ ना, इसलिए हम पूरे के पूरे पेपर 2011 में जो एनटीएससी का पेपर आया था या जो भी ईयर्स के पेपर और दूसरे भी हम सॉल्व कर चुके हैं, ये हम पूरे के पूरे पेपर एक साथ सॉल्व कर रहे हैं ताकि आप ये घपलाओ ना, है ना, और आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी प्रैक्टिस में ही ईजी हो जाए, ताकि बाय द एंड जब आप पेपर सॉल्व करो, आपके सामने पेपर आए तो आपको कुछ नया ना लगे, ऐसा लगे अरे बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपके साथ में हो सकती है कि जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे, ऑल्दो आप वीडियोस वगैरह देख के आए हो तो बहुत सारे कंटेंट हमको उसी में से मिले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से बने हैं, तो ये देखने को मिल रहा है कि सफिशेंट है उतना कंटेंट, है ना। और साथ ही साथ में ऐसा लग सकता है, कई बार हम सब पढ़ के भी आते हैं ना, तब भी हमारे सामने जब एकदम क्वेश्चन सामने होता है तो हमको ऐसा लगता अरे बाप रे ये क्या दे दिया, पढ़ा तो मैंने सब है, याद क्यों नहीं आ रहा है, ऐसी चीज़ होती है अपने साथ में, है ना। तो ऐसा अगर अभी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्वेश्चन करवाए इसलिए जा रहे हैं ताकि अगर आपको अभी नहीं समझ आ रहा, अभी नहीं बन रहा, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। लेकिन इसके बाद में मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में पूरी की पूरी कहानी भी एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपके दिमाग में रह जाए। सिर्फ हम टिक नहीं करेंगे, पूरे एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके बाद में क्वेश्चन कहीं और पे आता है, कहीं और आपको दिखता है, तो आपको वहां पे इसका आंसर बनना चाहिए। अभी नहीं बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में जब आए तब आपको बनना चाहिए। साथ ही साथ में मेरे साथ में एक पिंकी प्रॉमिस आपको करते हुए चलना है कि जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, मैं आपको कुछ चीज़ें रिवाइज कराऊंगी तो कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगी भी, है ना। तो आपको एक्टिव बच्चों की तरह, है ना, एकदम प्यारे शाणे बच्चों की तरह मेरे को कमेंट्स में आंसर बताने पड़ेंगे, है ना। अगर 1 to 1 चीज़ें चली आपकी तरफ से मेरी तरफ से भी तो पढ़ने में मजा आएगा और एंडे से एकदम फोड़ के आएंगे हम, है ना। लेकिन मैं ही चिल्लाई जा रही हो, कान बंद करके आप बैठे हुए हो, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, आपके दिमाग में चीज़ें नहीं जाएंगी। एंड डू नॉट टेक दिस एनटीएससी सोशल साइंस सिलेबस फॉर ग्रांटेड। आपने ये पढ़ लिया तो ये सोना है ना, सोना है ये आपके लिए। सोशल साइंस का एनटीएससी का सिलेबस, ये आपको आने वाली यूपीएससी एग्जाम अगर आपको देना है या स्टेट पीएससी एग्जाम अगर आपको देना है तो आपके लिए बहुत
ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, है ना। तो अपने को अच्छे से पढ़ना है, बढ़िया से मैं बताते जाऊंगी, मैं चीज़ें आपसे पूछते भी जाऊंगी, आप मेरे को कमेंट्स में बताते जाना। तो जैसे वीडियो प्रीमियर होगा मैं कमेंट्स में देखूंगी कि आप में से कितने लोग जवाब दे रहे हो, है ना। मेरे को बच्चों के नाम याद रहते हैं, फिर कभी मिलेंगे तो मुलाकात करेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, जिसमें पूछा जा रहा है द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया वॉज, है ना। इंडिया में जो पोर्टुगीज के जो गवर्नर थे, तो उसमें सबसे पहले पोर्टुगीज गवर्नर इंडिया में कौन थे, ये हमको बताना है। तो देखो, जब पोर्टुगीज का कुछ हिस्सा जो इंडिया में था, है ना, या फिर कहा जा सकता है जिसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया था, क्योंकि जैसे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए थे, हमारे यहाँ पर वो भी ट्रेड करने आए थे, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने चीज़ों को या हमारी टेरिटरी को उनके अंडर कर लिया था। ऐसे ही सेम चीज़ पोर्टुगीज के साथ में भी हुई थी, है ना। तो उनकी जो टेरिटरी इंडिया में वो मानते थे कि इस पे उनका कब्जा है, तो उसके लिए उन्होंने गवर्नर्स भी पहुंचाए थे, है ना। तो जो पहले गवर्नर्स जो थे पोर्टुगीज के, उनका नाम था फ्रांसिस्को डे एल्मेडा। क्या नाम था? फ्रांसिस्को डे एल्मेडा, ठीक है। तो ये क्या है, पहले पोर्टुगीज गवर्नर थे इंडिया में। अच्छा, जब इनके टेरिटरी की अगर बात हो रही है, तो शुरुआत में जो इनका कैपिटल था वो कोचिन था, ठीक है। कोचिन हम सुनते हैं ना। अच्छा, वो यार एक गेम भी होता है, मैं भूल गई, थोड़े से छोटी थी तब खेलते थे वो वाला गेम, जिसमें अलग अलग सिटीज़ बनी होती है, फिर हम नोट और सिक्कों के साथ में उन सिटीज़ को खरीदते हैं। तो वहाँ पे कोचिन भी हमको देखने को मिलता है ना। तो कोचिन इनका सबसे पहला कैपिटल था। उसके बाद में इन्होंने जो कैपिटल है उसको शिफ्ट कर दिया था एट गोवा, है ना। तो हम साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दिमाग में डालते जाएंगे ताकि आपको दिमाग में रहे। सिर्फ अगर मैं आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर बता दूंगी तो फिर मे बी देयर आर चांसेस कि आप भूल जाओ, है ना। लेकिन हम इसके साथ में एक एक दो दो चीज़ें और रिवाइज करेंगे, तो मेरे को कभी आपको याद भी दिलाना रहेगा, तो मैं आपको आसानी से बता पाऊंगी कि यार उस टाइम पे हमने उनके कैपिटल भी डिस्कस किए थे, है ना। तो आपको फट से क्लिक हो जाएगा और दिमाग में याद रह जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट, है ना। अच्छा, अब एमसीक्यूज के साथ में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कितने क्वेश्चन याद करेंगे, क्या करेंगे, ऐसा नहीं है। एमसीक्यूज की एक खास बात क्या है ना, कि आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने कोई से एमसीक्यू देख लिया ना, ईमानदारी से बिल्कुल उस पर फोकस डाल के अच्छे से सोच के, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आपके दिमाग में बैठना ही बैठना है, आप भूलोगे ही नहीं। आपको नींद में भी उठ के कोई वो एमसीक्यू दिखा देगा ना कि बता इसका आंसर क्या है, तो आपको भले आपको क्वेश्चन ना समझ आए, पर तुक्के में आप आंसर जो है कि हाँ ये वाला देखा है मेरे को, तो आप टिक कर दोगे उसके अंदर, है ना। तो ये जो एमसीक्यू का फ़ायदा है, इसी फ़ायदा को हमको उठाना है और इसी फ़ायदे को हमको यूज़ करना है। क्लियर। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। व्हेन वाज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट, बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था। तो ये बताने से पहले बैटल ऑफ प्लासी होता क्या है ये भी तो बताना जानना ज़रूरी है। तो बैटल ऑफ प्लासी के ईयर के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, हम बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किए हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व, है ना। अभी यहाँ पे मैंने तब भी कहानी बताई थी, फिर से मैं बता देती हूँ कि बैटल ऑफ प्लासी जो है वो किस तरीके से लड़ा गया था कि ब्रिटिशर्स इंडिया में आते थे ट्रेड करने के लिए इन स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स एंड ऑल, है ना। वो यहाँ पे आते थे और यहाँ से स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स वगैरह ले लेके जाते थे। अब क्या होने लगा कि ब्रिटिशर्स ऐसे नहीं आते थे, उनको ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पहुंचाया गया था, है ना। तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, इन्होंने देखा कि भारत में बहुत पैसा है ना, बहुत भयंकर वाला पैसा है। तो उसमें एक ऑफिसर था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव। अब रॉबर्ट क्लाइव को ना इतना लालच आया बिल्कुल यहाँ के पैसे को देख के, उसको लगा यार यहाँ की अगर मोनोपोली हमको ट्रेड की मिल गई, यानी कि दूसरे जो और कंट्रीज़ है, जैसे पोर्टुगीज़ है, स्पेनिश है, ये लोग फ्रेंच है, ये लोग भी यहाँ पे ट्रेड करने आते हैं, तो फिर हमको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है खरीदने में, और हम ज़्यादा चीज़ें इंडिया से नहीं खरीद पाते हैं। तो अगर हमको मोनोपोली मिल गई कि सिर्फ इंडिया के साथ में हम ही ट्रेड करेंगे, तो हमारे तो बल्ले बल्ले, है ना। तो ये रॉबर्ट क्लाइव जो है, ये जो उस समय पे दरबार हुआ करते थे, ठीक है, दरबार हुआ करते थे शाह आलम वगैरह के, तो वहाँ पर खड़े रहता था, ठीक है, वहाँ पर खड़े रहता था। एक बार तो मतलब ये 4 साल तक करीब दरबार में खड़ा रहा ताकि इसको मोनोपोली मिल जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल जाए ट्रेड करने की, है ना। तो फिर इसको फाइनली मोनोपोली मिली। अब जब मोनोपोली मिली तो सिर्फ ब्रिटिशर और इंडिया के बीच में ही ट्रेड होने लगा, ठीक है। अब जैसे जैसे ट्रेड होने लगा तो इन्होंने अपना धीरे धीरे कंट्रोल जो है वो जमाना शुरू किया। इनको ये भी समझ आया कि इंडिया के लोग भोले हैं, इनसे बात करते हैं, अपनी बातों में आ जाते हैं, है ना, बहुत सीधे हैं, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, अतिथि देवो भव वाला इनका नेचर है थोड़ा, तो चलो बिल्कुल देव ही बन जाते हैं। हमारे देव से धीरे धीरे राक्षस बन गए, इनको पता ही नहीं चला।
खैर हमें नहीं पता चला, उन्हें तो पता था, है ना। तो अब क्या हुआ कि जब वो यहाँ से ट्रेड करने लगे बहुत ज़्यादा, तो पैसा जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाना था, पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ना जाते हुए ऑफिसर्स अपनी जेबें भरने लगे। तो रॉबर्ट क्लाइव एक टाइम पे सबसे अमीर इंसान बन गया, है ना। मतलब आज जो जेफ बेजोस की जितनी इनकम है उससे 4 गुना ज़्यादा इनकम आप समझ लो उस समय पे रॉबर्ट क्लाइव की हो गई थी। ठीक, अब रॉबर्ट क्लाइव की हो गई, लेकिन इसमें एक कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स तो रिच हो रहे थे, ऑफिसर्स के पास में तो बहुत पैसा आ रहा था, लेकिन जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी वो कर्जे में चली गई। अब यार फिर ब्रिटिशर्स के पास तक बात गई, ये लोग गए वहाँ पे कि क्वीन हम लोग तो बहुत ज़्यादा कर्जे में आ गए हैं, आप हमको क्या करो, आप हमको उधार दे दो, ठीक है, आप क्या कर दो, हमको उधार दे दो। अब क्वीन ने बोला कि ठीक है मैं उधार तो दे देती हूँ, लेकिन अब तुम्हारी इन एक्टिविटीज़ को क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि तुम ऐसे तो मानोगे नहीं, तुम तो इस तरीके से जो है जेबें भरते चलोगे अपनी और तुम्हारी कंपनी और डेट में होती जाएगी, हम कब तक तुमको उधार देते रहेंगे, है ना। तो इनको उधार तो दिया जितना ये डेट में गए थे इतना, लेकिन फिर अब क्या करने लगे, ब्रिटिशर्स कंट्रोल करने लगे किसके ऊपर। मतलब देखो ऐसे शुरुआत हुई थी इंडिया पे दबदबा बनाने की। अभी तक ब्रिटिशर्स इंडिया पे शुरुआत से ही वो इंडिया पे रूल करने नहीं आए थे, लेकिन इवेंट्स कुछ ऐसे होते गए कि उनको लगने लगा कि यार कर सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो अब ब्रिटिशर्स का अभी तक जिनका कोई हाथ नहीं था, अब उनका हाथ आने लगा। कैसे कि उन्होंने चार्टर एक्ट पास करना शुरू किए, ठीक है। चार्टर एक्ट उन्होंने पास करना शुरू किया, तो उन्होंने बोला कि चार्टर एक्ट हम जो पास कर रहे हैं ये सिर्फ हमारे ऑफिसर्स को कंट्रोल करने के लिए हम पास कर रहे हैं, हमको इंडिया पे कोई कंट्रोल हमको नहीं करना है, ठीक है। तो वो इन ऑफिसर्स के ऊपर कंट्रोल रहे, इसलिए अलग अलग चार्टर्ड एक्ट इन्होंने बोला कि हम हर 20 साल में इनको रिवाइन करेंगे, यानी कि रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब ये जो 20 साल में जब ये चार्टर एक्ट आगे बढ़ते जाते, है ना, बढ़ते जाते तो फिर इनको ऐसा एहसास होने लगा कि यार इंडिया के पास में बहुत पैसा है, ठीक है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप भी है और इंडिया के लोग बहुत भोले भी हैं, है ना। तो यहाँ पे अपन अपना कंट्रोल जमा सकते हैं। तो फिर ऐसे ऑफिसर्स पे कंट्रोल करते करते ध्यान जो है वो शिफ्ट हुआ किसकी तरफ, ध्यान शिफ्ट हुआ इंडिया के लोगों की तरफ। अब उस समय पे इंडिया पे जो राज कर रहे थे ये लोग शाह आलम वगैरह थे, है ना, शाह आलम वगैरह थे। तो फिर इनको हराना ज़रूरी था, अगर कंट्रोल अपना जमाना है, अपने हिसाब से काम करना है तो, या अपने हिसाब से मार्केट वगैरह अपने को सेटअप करना है तो इन्होंने सोचा कि इसलिए शाह आलम वगैरह को क्या करना पड़ेगा, हराना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर ऐसे क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया किसके बीच में, ब्रिटिशर्स के बीच में और इंडियंस के बीच में। अगर उस समय पे ही इंडियंस जीत जाते तो हम तभी आज़ाद हो जाते और इनका मार्केट जो है इन्होंने धीरे धीरे बसाना शुरू किया था इंडिया में, ख़त्म हो जाता। लेकिन हम हार गए, किसके कारण, मीर जफ़र के कारण, ठीक है। वो एक होता ही है, ठीक है, खोटा सिक्का जो अपनी पोल खोल के दुश्मनों को बताता है, तो बस वही कारण रहा। बैटल ऑफ प्लासी जो है वो हम हार गए, ब्रिटिशर्स जीत गए, और फिर उसके बाद में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह इंडिया में पहुंचाए कि अब क्वीन जो है वो फाइनली ऑफिशियल लीडर है ऑफ इंडिया, या फिर शी विल रूल द इंडिया, ठीक है। तो ये कब की बात है कुल मिला के, मैंने आपको पूरी स्टोरी इसलिए बताई क्योंकि मैं अगर आपको एक पॉइंट बताऊंगी तो हो सकता है आपके दिमाग में नहीं रहे, लेकिन ये जो बेसिक सी स्टोरी है कि इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल कैसे होने लगा, ये आपको एक समरी के तौर पे पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इवेंट्स बहुत सारे थे जो इन डिटेल मैंने आपको नेशनलिज्म इन इंडिया जब हम 10th क्लास में पढ़ते हैं उसमें बताया था, वो भी वेरी इन डिटेल नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबी चौड़ी पूरी कहानी है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आपको इतना ही जानना ज़रूरी है रिगार्डिंग बैटल ऑफ प्लासी। ईयर जो है ये कब लड़ा गया था, 1757, ठीक है, कब लड़ा गया था, 1757। अब ये एडी कई बार लिख देते हैं, ये हमारा नॉर्मल 1757 का ईयर है, वही ईयर है। एडी इसलिए लिखते हैं क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि जो हमारी टाइमलाइन है, ठीक है, जो हमारी टाइमलाइन है उसमें जीसस का जब बर्थ हुआ था उसको माना जाता है 0, ठीक है, उसको माना जाता है 0, और उसके पहले के जो भी इवेंट है उसको हम लिखते हैं BC में या फिर BCE में, यानी कि बिफोर क्राइस्ट या फिर बिफोर कॉमन एरा, है ना। मतलब क्राइस्ट, कुल मिला के क्राइस्ट के जन्म के पहले के इवेंट्स के आगे हम लिखते हैं BCE, लेकिन क्राइस्ट का जन्म जब से हो गया उसके बाद से हमारी वो जो सेंचुरी शुरू हो जाती है, ठीक है, कॉमन एरा भी आप कह सकते हो, तो इसलिए हम उसके आगे लिखते हैं या तो CE लिखते हैं या फिर AD लिखते हैं, यानी कि एनो डोमिनी,
ठीक है, समझ में आया। तो CE या फिर AD लिखा जाता है। तो ये हमारे नॉर्मल ईयर है 1787, 57, ठीक है, 1987। तो इनके आगे भी आपको AD दिखेगा, तो आप उनको ऐसा मत समझना कि पता नहीं क्या अलग सा ईयर है, नॉर्मल से ईयर है हमारे जो ईयर जिसमें हम हैं। तो अभी हम लिख सकते हैं जो भी हम अभी हमारे ईयर में जी रहे हैं, उसके आगे भी आप AD लगा सकते हो। जब आप आगे हमारे बच्चे या फिर आने वाली जनरेशन जो है इस ईयर के बारे में बात करेगी या 2020 के बारे में बात करेगी, कोरोना वायरस के बारे में बात करेगी, तो वो ईयर के आगे AD लगा सकेगी, नो डाउट। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 1757 की ये बात है। रानी लक्ष्मीबाई वॉज एसोसिएटेड विथ सिटी, झांसी की रानी आई, याद है कि नहीं? ठीक है, तो डाउट ही नहीं बनता ये वाले क्वेश्चन में तो हमको, है ना। सीधे हम क्या लिख देंगे, एकदम आंख बंद करके, आंख बंद करके नहीं करना, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अपने को बस ये है कि फुल कॉन्फिडेंस के साथ में हम क्या लिख सकते हैं, झांसी के ऊपर टिक कर सकते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई वॉज एसोसिएटेड विथ सिटी झांसी। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है। क्या सवाल है कि पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा था, मेरे को जो याद आ रहा है रिगार्डिंग रानी लक्ष्मीबाई, कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद या फिर जब वो शहीद हो गई थी उसके बाद उनको कहाँ पर उनका क्रेमेशन कहाँ पे किया गया था, है ना। उनका क्रेमेशन कहाँ पे किया गया था, तो वो कुछ अलग सिटी है, ठीक है, झांसी के अलावा दूसरी सिटी है वो। बस मैं आपको इतनी हिंट दे सकती हूँ कि झांसी में उनका क्रेमेशन नहीं किया गया था, उनका क्रेमेशन किसी और सिटी में किया गया था, और उस सिटी का नाम आपको बताना है। ठीक है, पक्का प्रॉमिस। देखूंगी मैं कॉमेंट्स में कौन बता रहा है कौन नहीं बता रहा है ना, फिर कंटेंट उस हिसाब से मिलेगा, इकट्ठी हो जाएगी फिर। ठीक है, तो आपको बताना, मतलब जितना एफर्ट इधर से लग रहा है उतना एफर्ट उधर से भी आना चाहिए बराबर से। क्लियर? तो कमेंट में बताना कि रानी लक्ष्मीबाई की डेथ के बाद में उनका क्रिमेशन कहाँ पे किया गया था। ठीक, द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज वॉज, ये वाला क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या ये जो ब्रह्मो समाज है ये किसके द्वारा बनाई गई थी या किसने फाइंड की थी, या हु वॉज द फाउंडर? तो बेसिकली द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज वॉज, बताओ कि नहीं बताओगे, तुम लोग बताओगे? पूछा गया था तो मैं दे सकती हूँ तुमको जब होमवर्क में, है ना, पर बता देती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली राजा राम मोहन रॉय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज, है ना। इन्होंने, देखो, राजा राम मोहन रॉय इज फेमस फॉर अबॉलिशिंग सती प्रथा, है ना। जो सती प्रथा हमारे इंडिया में चली आती थी कि जब अगर को हस्बैंड वाइफ है और फिर हस्बैंड की मृत्यु पहले हो गई और वाइफ की डेथ नहीं हुई है, तो भी हस्बैंड के फ्यूनरल के साथ में या फिर उनकी अंत्येष्टि के साथ में वाइफ को भी चिता पे बिठा दिया जाएगा और जिंदा जला दिया जाएगा, है ना। ऐसे बोला जाता था। इवन आज भी आप गरुड़ पुराण पढ़ोगे तो उसमें पंडित लोग जो है, गरुड़ पुराण सुनाई जाती है ना, तो आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन वो 6-7 दिन तक सुनाते हैं। ठीक है, तो उसमें ये कहा जाता है कि आदमी के मरने के बाद औरत के होने का कोई अस्तित्व नहीं है, अगर जिंदा रहती है तो उनको क्या किया जाता है, नरक का वास मिलता है या फिर कोड़े पड़ते हैं, ऐसा पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो बोलते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इट इज़ नॉट द फैक्ट। पति एंड पत्नी दे आर, ऑब्वियसली दे आर अर्धनारीश्वर कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं कि दे आर ऑलमोस्ट वन, दे आर वन सोल टू बॉडीज। लेकिन स्टिल औरत की मृत्यु के साथ में पति को तो नहीं जलाया जाता था। जब वन सोल टू बॉडीज़ की बात हो रही है तो फिर आदमी को भी जलाओ। और फिर अब आदमी को फिर हम क्यों जलाने की बात बोले ना, हम तो फिर इस तरीके से यही समझाएंगे कि जैसे ही आदमी को जलाने की बात आती है तो फिर आदमी समझता है कि नहीं जल जाएंगे, तो फिर वो लोग सोचते हैं कि नहीं चलो सती प्रथा बंद कर दो। तो ऐसे करके क्या है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा रूढ़िवाद फैलाया गया था उस समय पे। एंड क्योंकि औरतों को बहुत ज़्यादा दबाया जाता था, एंड पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, एंड इवन औरतें ही ये औरतों को फोर्स करती थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि ये ज़्यादा दिमाग जो है वो औरतों का ही हुआ करता था। तो धीरे धीरे करके फिर उसको बंद किया गया, जिसमें मेन रोल जो था वो राजा राम मोहन रॉय जी का था, है ना। ये एक अखबार भी लिखते थे। अब ये होमवर्क मैं आपको देती हूँ, ठीक है। पहला होमवर्क तो मैंने आपको झांसी की रानी वाला दिया। दूसरा होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मतलब पिछले के पिछले जो भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी थोड़ा टाइम रिसेंट वाला ही है ये, ठीक है। तो उसमें ये पूछा गया था कि एक न्यूज़पेपर है ना, बंगाली न्यूज़पेपर था उसका नाम, ठीक है, बंगाली न्यूज़पेपर था। इट वाज समहाउ द फर्स्ट न्यूज़पेपर विच वाज पब्लिश्ड इन इंडिया, है ना। तो वो किसके द्वारा चलाया जाता था? तो बेसिकली वो राजा राम मोहन रॉय जी के द्वारा ही चलाया जाता था, जिसमें वो लिखते थे कि सती प्रथा को बंद करना चाहिए। न्यूज़पेपर इसलिए वो चलाते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी बात पहुँचाई जा सके, है ना। तो अब आपको बताना है कि उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था, बताओगे?
पक्का, प्रॉमिस, है ना। तो न्यूज़पेपर का नाम आपको बताना है। आई ट्रूली बिलीव कि हमारे बच्चे बहुत समझदार है, बहुत ज्ञानी हैं और वो हमारी पूरी सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो कमेंट्स में तो मेरे को एक ना एक बच्चे का तो मैं उम्मीद कर रही हूँ उनकी दिख जाएगा ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा वो न्यूज़पेपर था। अभी यहाँ पर आंसर जो है वो ब्रह्मो समाज की बात हो रही है। तो बेसिकली मैं वहीं पे थी कि राजा राम मोहन रॉय जी ने जो सती प्रथा की अबॉलिश करने वाला बहुत बड़ा काम किया था, उसके बाद में उनको बहुत इंस्पिरेशन मिली कि वो और भी समाज में जो रूढ़िवाद फैलाया जाता है उसको ठीक कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने ब्रह्मो समाज की भी शुरुआत की थी, जिसमें वो अलग अलग रूढ़िवादों को बंद करने की बात किया करते थे। ऑल्सो प्रीचिंग ऑफ वन गॉड एंड ये सारी बात जो है वो की जाती थी, ठीक है। मूर्ति पूजा की जगह सोल पूजा, है ना, या फिर सारे भगवान एक है, ये सारी बातें की जाती थी, ठीक है। तो बेसिकली द फाउंडर वॉज राजा राम मोहन रॉय। अमंग द फॉलोइंग हु इज कॉल्ड एज लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, इनमें से किसको लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, यानी कि पूरे एशिया का उजाला आप कह सकते हो या फिर किरण कह सकते हो आप, किसको कहा जाता है। तो बेसिकली इसका आंसर आप ऐसे तुक्के में भी लगा, तुक्के तो नहीं, एक बेसिक लॉजिक के हिसाब से भी लगा सकते हो कि लाइट किसको कहा जाता है, जो ज्ञान फैलाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ से इंडिया से जो ज्ञान बहुत ज़्यादा निकला और पूरे विश्व भर में फैला था वो था बुद्धिज़्म, ठीक है। बुद्धिज़्म में ये कहा जाता था कि एक ही भगवान है ना, एंड आप हिंसा मत करो, ठीक है। कीड़ों मकोड़ों की भी उतनी ही वैल्यू जितनी हमारी है, क्योंकि भगवान ने हमें भी जन्म दिया है और इन्हें भी जन्म दिया है, तो सबको पीस से रहने देना चाहिए, ठीक है। एंड काइंडनेस की बात की जाती थी, ठीक है। सोल के बारे में बात की जाती थी, ताकि इंसान जो है वो जो इतनी बुराइयां फैल गई थी उस समय पे, ठीक है। आज के ज़माने में कहते ज़रूर हैं कि बहुत ज़्यादा पाप बढ़ गया है, ऐसा बढ़ गया है, वैसा बढ़ गया है, लेकिन इससे भी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब थी पहले। जिस हिसाब से हम इतिहास को पढ़ते हैं, चलते फिरते मार देते लोगों को, औरतों के ऊपर बहुत प्रताड़ना की जाती थी, लेकिन आज तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी है उस समय के कंपैरिजन में, है ना। तो बुद्धा जो थे, हमारे गौतम बुद्ध जो थे, उन्होंने दुनिया को सिखाया, उन दुनिया को बताया कि आखिर जीवन किस बारे में है, व्हाट इज़ लाइफ ऑल अबाउट, ठीक है। तो लोगों को ना बहुत हद तक समझ आया, लोगों को इस चीज़ का ज्ञान मिला, धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। एंड जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स इंडिया में आते थे, उन्होंने यहाँ से सुनी बातें और फिर ले जाकर उन्होंने अपने देशों में भी फैलाई। तो जैसे जैसे ये दुनिया भर में फैलता रहा तो बहुत एक बड़ा धर्म बन के उभर के आया, एंड हेंस बुद्धा वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। तो क्या हम आंसर टिक करेंगे इसमें, बुद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आंसर इज बुद्धा। द बुक रिटन बाय गांधी जी इज, गांधी जी के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है ना। तो दो किताबों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। नंबर 1 हिंद स्वराज, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं इन एनसीईआरटी क्लास 10th, ठीक है। हिंद स्वराज की हम बात करते हैं ना, तो एनसीईआरटी क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाता है हिंद स्वराज, अ बुक रिटन बाय गांधी जी, जिसमें वो नॉन कॉपरेशन उन्होंने क्यों किया और ये भी बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। दूसरी किताब जो गांधी जी ने लिखी थी वो था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है। सच्चाई के साथ में उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करे वो किस हद तक अच्छे थे या नहीं थे, या क्या सोच के उन्होंने किया रिगार्डिंग सत्याग्रह वगैरह वो करते थे ना, तो ही वॉज ऑलमोस्ट बेस्ड ऑन ट्रूथ, ठीक है। तो उन्होंने ये किताब लिखी थी, कौन सी, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कबीर वॉज डिसिपल ऑफ, कबीर किसके डिसिपल थे या फिर किसके शिष्य थे। डिसिपल क्या होता है, शिष्य, है ना। मान लो मैं अपना कोई लाइफ टाइम गुरु बना लूं कि मैं इन्हीं के ही नक्शे कदमों पे चलने वाली हूँ या इन्हीं के पथ प्रदर्शन पे मैं चलूंगी, ठीक है। सो आई विल बी द डिसिपल ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और द गुरु दैट आई एम मेकिंग, है ना। तो कबीर किसके डिसिपल थे, तो कबीर डिसिपल थे, कबीर वॉज द डिसिपल ऑफ रामानंद, है ना। किसके डिसिपल थे, रामानंद। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि रामानंद को कबीर एज अ राम मानते थे, राम हु वॉज द इनकारनेशन ऑफ गॉड,
है ना, भगवान का इनकारनेशन थे ना, ठीक है। फिर इनको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगी रिगार्डिंग रामानंद एंड ही वॉज क्वाइट रियली इम्प्रेस्ड और ही वॉज वेरी मच एनलाइटेंड। इम्प्रेस्ड से ज़्यादा हम इसमें शब्द यूज़ कर सकते हैं, एनलाइटमेंट मिली कबीर को बाय रामानंद स्वामी जी, ठीक है। तो फिर उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया एंड देन कबीर बिकेम द शिष्य ऑफ रामानंद स्वामी जी एंड देन उनको उनका डिसिपल कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड एज अल्टीमेट गोल बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन, ठीक है, कि अब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कब ऐसा कहा कि अब हमको जो है वो पूर्ण आज़ादी चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमको चाहिए, है ना। अटेनमेंट ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस मतलब हमको पूर्ण आज़ादी चाहिए, ठीक है। ये बात कब की गई थी? तो अगर आप 10वीं कक्षा का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ के आए हो, है ना, तो उसमें जो अगर हम पूरी क्रोनोलॉजी की बात करें तो साइमन कमीशन के आने के बाद में, है ना, साइमन कमीशन के आने के बाद में कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा गई थी एंड देन दे सेड कि नहीं, अब तो ये कुछ चलना नहीं है और अब तो जो है वो बहुत ज़्यादा हद हो चुकी है, अब हम बिल्कुल भी इनकी नहीं मानने वाले और आज हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं, आज हम डिक्लेयर कर दे रहे हैं, है ना, मतलब जो भी वो डेट थी उसमें वो डिक्लेयर कर दे रहे हैं कि 30 जनवरी, बाय 30 जनवरी 1930, ठीक है, हम क्या हो जाएंगे, हम क्या हो, सॉरी 30 जनवरी नहीं, बाय 26 जनवरी, बाय 26 जनवरी 1930 हम क्या हो जाएंगे, पूर्ण स्वराज हम ले लेंगे, यानी कि कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। उन्होंने ये टारगेट सेट कर लिया था कि आज मैं वचन देता हूँ या आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू थे एंड सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने शपथ ली, आज शपथ लेते हैं, लाहौर सेशन की ये बात है, लाहौर सेशन में कांग्रेस का सेशन हो रहा था लाहौर में, ठीक है। तो उन्होंने शपथ ली कि आज हम शपथ लेते हैं कि 26 जनवरी 1930 का हम अपने आप को टारगेट दे रहे हैं, इस दिन तक हम जो है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। ऐसे कई बार हमको गुस्सा आता है पढ़ते पढ़ते, हम कहते हैं ना बहुत हो गया, बहुत सारे सिलेबस बचा है, बहुत हद हो रही है, मैं अपने आप को टारगेट दे देता हूँ फलाना फलाना डेट तक मैं पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, है ना। तो ऐसा टारगेट हम अपने आप को देते हैं कि नहीं देते? तो ऐसा इन्होंने अपना टारगेट जो है वो अपने आप को दिया था, लेकिन दिया कब था? तो ये दिया था उन्होंने, जाहिर सी बात है 1930 के पहले ही दिया होगा, है ना। तो 1930 के पहले वाला ईयर आपको कौन सा दिख रहा है इसमें? 1929 ही दिख रहा है एंड वाकई में 1929 की बात थी, क्योंकि आई रिसेंटली सेड कि साइमन कमीशन के बाद की बात है ना। तो साइमन कमीशन कब आया था इंडिया में? 1928 में, ठीक है। 1928 में इंडिया में आया, 1929 में पूर्ण स्वराज की बात की गई और टारगेट जो है वो 26 जनवरी 1930 का रखा गया था, ठीक है। अब इससे मैं आपको एक और चीज़ याद दिलाती हूँ कि ये जो डेट है 26 जनवरी, ये आपको सुनी सुनी लग रही है, जाहिर सी बात है 1930 पे इन्होंने शपथ तो ली लेकिन आज़ाद तो नहीं हो पाए थे, है ना। लेकिन हाँ, शपथ इन्होंने ली थी, लेकिन इसी डेट को कोमेमोरेट करने के लिए, इसी डेट को कोमेमोरेट करने के लिए आपको पता होगा, जब आप अपना प्रियम्बल देखते हो, है ना, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, प्रियम्बल होता है, उसमें लिखा होता है कि वी आर गिविंग आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, है ना। हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं या फिर हम ये कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करते हैं, तो फिर हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को क्यों बनाते हैं, है ना। हम रिपब्लिक डे तो इस डेट को बनाते हैं, किस डेट को? ये 1950 को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 डेट दिख रही है, ये डेट वो है, मैं सबको मिटा के बहुत हौच पौच हो गया है, ये डेट वो है जिस दिन का टारगेट लिया गया था कि हम अपने आप को आज़ादी इस दिन तक दिलवा देंगे, है ना। फिर ये वाली डेट वो है, भाई यहाँ तक आते आते ऐसा हो गया था कि हमने प्रियम्बल लिख लिया है ना, प्रियम्बल लिख लिया है, तो अब हम चाहते तो हम आज़ाद तो 1947 में हो गए थे, है ना। हम इस दिन आज़ाद तो नहीं हो पाए थे, ठीक है, इस दिन आज़ाद तो नहीं हो पाए। अब हम 1947 में आज़ाद हो गए, 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की राइटिंग जो है वो इस डेट को ख़त्म हो गई। तो हमने इस दिन ही क्यों अपने आप को रिपब्लिक नहीं घोषित कर दिया? हमको इस दिन ही घोषित कर देना चाहिए। हम तो रिपब्लिक डे बनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि
इस डेट के लिए बात की गई थी लाहौर सेशन में कि हम इस दिन आज़ाद हो जाएंगे। अब जब यहाँ पर प्रीएम्बल कंप्लीट हो गया तो इन्होंने बोला आज नहीं करते हैं, 2 महीने की बात है, सिर्फ आज 26 नवंबर तो हो ही गया है, 2 महीने बाद हम इस तारीख को कोमेमोरेट करने के लिए कि आज से 20 साल पहले हमने बोला था कि हम अपने आप को आज़ाद करा लेंगे और फाइनली हम जो है इसी तारीख के अराउंड हमारा प्रीएम्बल कंप्लीट होता है, तो हम चलो 2 महीने के लिए रुक जाते हैं और इस दिन हम अपने आप को रिपब्लिक घोषित करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज कहानी बिहाइंड द डेट ऑफ रिपब्लिक डे। और यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो आना है 1929, जिसमें हमने ये शपथ ली थी, जिस समय पे हमने शपथ ली थी कि हम अपने आप को आज़ाद करवा लेंगे। समझ में आ गया? तो ये वाली स्टोरी जो है थोड़ी सी ध्यान में रख लेना, आने में भी एक क्वेश्चन है आपके पास जिसमें आपको ये स्टोरी थोड़ी सी हेल्पफुल रहेगी, है ना। यहाँ पे हमारा आंसर, अच्छा अब अगला क्वेश्चन आ गया, कैबिनेट मिशन कम्स टू इंडिया इन, कैबिनेट मिशन इंडिया में कब आया था? तो बेसिकली कैबिनेट मिशन आपको कैसे ध्यान रखना है, कैबिनेट मिशन ने इंडिया में आके ऐसा कह दिया था कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बात कब कही गई थी? ये बात कही गई थी 1946 में, ठीक है। 1946 में ये बात कही गई। आपको ध्यान होगा हम नेशनलिज्म इंडिया में ऑगस्ट ऑफर के बारे में पढ़ते हैं, क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन जब फेल हो गया, फाइनली हमने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया कि भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। अब हमको तो क्या चाहिए, पूर्ण तरीके से आज़ादी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद में इंडिया में कैबिनेट मिशन भेजा गया था एंड इट वाज सेड इन 1946 कि अब हम क्या कर सकते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। और 1947 में तो हम आज़ाद हो ही गए थे। क्लियर है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु कॉइन्ड द फेमस स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद किसका फेमस स्लोगन था? ये मैं नहीं बता रही, ये मैं बिल्कुल आपको नहीं बताने वाली हूँ, मैं बिल्कुल ऑप्शन में भी छुपा लूँगी, ठीक है। और आपको ये वाला आंसर खुद से बताना है, क्योंकि ये चीज़ तो हमको पता होनी चाहिए भाई साहब, है ना। मतलब मैं बता दूंगी फिर कभी आप भूल गए तो, इसलिए खुद से ढूंढ के लेकर आओ ये वाला आंसर। क्लियर? तो यहाँ पे मैं ऑप्शन के ऊपर छुप जाती हूँ, छुप रही हूँ कि नहीं? हाँ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। आपको आंसर बताना है बस पिछले वाले क्वेश्चन का कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या जो भी वो ऑप्शन थे उसमें से किसने इनकलाब जिंदाबाद का सबसे फेमस या फिर एकदम रोंगटे खड़े, मतलब एकदम जोर से अगर अपन बोले इनकलाब जिंदाबाद तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना, एकदम हमको देशभक्ति वाली फीलिंग आती है। तो किसने दिया था ये वाला स्लोगन, ये भी आपको बताना है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है ना। तो इंडिया है ना। अब साउथ वाला पार्ट तो नीचे ही आएगा, ठीक है। ऊपर आता है नॉर्थ वाला पार्ट, इधर आ जाता है हमारा गुजरात, ठीक है। इधर आ जाता है हमारे आसाम वगैरह, ठीक है। तो अभी जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है मतलब सबसे साउथ साइड में एकदम लास्ट पॉइंट जो है इंडिया का, वो कौन सा है? वो है पॉइंट कैलिमेर, ठीक है। क्या है? पॉइंट कैलिमेर, है ना। सबसे लास्ट या फिर सदर्न पॉइंट आप कह सकते हो इंडिया का। फिर उसके बाद में जो है वो हमारा पाक स्टेट शुरू हो जाता है, फिर इधर की साइड में हमारा श्रीलंका वगैरह आ जाता है। क्लियर? समझ में आया? तो क्या है? सदर्न मोस्ट पॉइंट इज पॉइंट कैलिमेर। Which one of the following state has the longest coastline? इनमें से कौन से स्टेट की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है ना। तो कोस्ट लाइन क्या होती है? कोस्ट लाइन होती है कि ऐसी मतलब बाउंड्री जो कि समुद्र से जुड़ी हुई है ना। अब जैसे ये इंडिया है ना। अब यहाँ पर क्या है, हमारा गुजरात वाला हिस्सा है, ठीक है। और इधर से क्या आ जाता है? राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, इधर महाराष्ट्र बना हुआ है, इधर छोटा सा गोवा बना हुआ है, फिर इधर ये स्टेट है, इधर केरला आ जाता है हमारा, इधर की साइड में स्टेट है, ठीक है। तो ऐसे हमारे स्टेट्स बने हुए। अब हमको बताना है कि ऐसे कौन सा स्टेट है ना। इधर भी बहुत सारे स्टेट, हमारा इधर छत्तीसगढ़ बना हुआ है, ठीक है। इधर की साइड में हमारा ऐसे ये वाला स्टेट है, ठीक है। इधर अपना आंध्र प्रदेश आ जाता है, यहाँ पे ऐसे करके कुछ जो है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हमारा हमको दिखता है। फिर इधर जो है वो हमारा उड़ीसा वगैरह है, ठीक है। तो यहाँ पे यही समुद्री इलाका है, उसके ऊपर तो टेरिटरी, लैंड टेरिटरी है। तो हमको इन सारे स्टेट्स में से बताना है कि कौन से स्टेट की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, यानी कि ये जो लाइन जा रही है मतलब समुद्र से जुड़ी हुई लाइन किसकी सबसे ज़्यादा है। देखो महाराष्ट्र की तो इतनी है, ठीक है। मतलब अगर आप मैप में देखोगे तो छोटी छोटी सी है। गोवा तो हमारा इधर छोटा सा ही बना हुआ है, ठीक है। फिर केरला की भी इतनी सी है। अगर हम इन सारे ऑप्शन में देखें गुजरात, महाराष्ट्र, केरला और वेस्ट बंगाल में से, तो वेस्ट बंगाल हमारा इधर आ जाता है, उसकी बहुत छोटी सी होती है,
ठीक है। इधर महाराष्ट्र जो है उसमें भी हम देखें तो थोड़ी सी छोटी है एज कम्पेयर टू गुजरात। फिर केरला जो है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है, ऑलमोस्ट बहुत पतला सा है, नीचे की तरफ हमको दिखता है, ठीक है, तो करेले जैसा है ना, तो उसकी भी गुजरात से छोटी है। गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है, मतलब इंडेंटेड है ऐसे करके, तो पहले इतनी लंबी है, फिर यहाँ से भी फिर ऐसे करके है, तो अगर आप इसको खोलोगे, मतलब ये अंदर कर्व्ड है, इसको खोलोगे तो वो बहुत लंबी लाइन आपको इमेजिन आप कर सकते हो कि बहुत लंबी कोस्ट लाइन है ना। तो इन सारे स्टेट में से किसकी कोस्ट लाइन सबसे लंबी है? गुजरात की कोस्ट लाइन सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ऑन विच रिवर, ओ सॉरी ऑन विच रिवर इज द हीराकुड डैम कंस्ट्रक्टेड। ज़्यादा खो जाते हैं ना अपन क्वेश्चन सॉल्व करते करते। तो कौन से रिवर पे हीराकुड डैम कंस्ट्रक्टेड है? हीराकुड डैम किसके ऊपर कंस्ट्रक्टेड है? रिवर महानदी। कौन सी रिवर है? महानदी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी मतलब मैंने आपको ऐसे बताया था कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मैच द फॉलोइंग थे, है ना, अलग अलग डैम के नाम थे और रिवर्स के नाम थे, तो हमको उनको मैच करने थे कि कौन से रिवर पे कौन सा डैम बना हुआ है। तो मैंने आपको दूसरे रिवर्स और उनके डैम भी याद कराए थे। मैंने आपको तब भी बोला था कि ज़रूरी नहीं कि मैच द कॉलम में आए, पर हाँ इस सिंगल क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं सिंगल लाइन के, कि इस रिवर का कौन सा डैम है या ये डैम किस रिवर के ऊपर लोकेटेड है। क्लियर है कि नहीं? तो एक बार आप उसको भी दिमाग में रख लेना, है ना। अभी हीराकुड डैम कौन सी रिवर पे? महानदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, द वैली ऑफ फ्लावर लाइज इन। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे है? ठीक है, तो चरमोली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चरमोली डिस्ट्रिक्ट है ऑफ द स्टेट उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड में चरमोली डिस्ट्रिक्ट है। अगर मान लो कोई उत्तराखंड का है तो जरा हाथ ऊंचा कीजिएगा, बताइएगा अपनी प्रेजेंस कि आप उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं और आप सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ वहाँ तक जा रही है एकदम वादियों में, ठीक है। तो वहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है उस वहाँ पर जो वैली है उसको कहा जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना। बहुत मतलब बहुत सुंदर देखने काबिल जगह है, ठीक है। तो बहुत सारे फ्लावर्स वहाँ पे, अलग अलग वाइड वेराइटी ऑफ फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे, उसको वैली ऑफ फ्लावर कहा जाता है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? चरमोली डिस्ट्रिक्ट है। राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? उत्तराखंड। द मिनिमम रेनफॉल प्लेस इन इंडिया इज। इंडिया में सबसे कम रेनफॉल कहाँ पे होती है? ठीक है, तो रुइल बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एक जगह है जैसलमेर की, और जैसलमेर आता है हमारा राजस्थान में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम रेनफॉल होती है अराउंड 8.25 सेंटीमीटर, या ज़्यादा से ज़्यादा 9 भी आप मान सकते हो, कभी ज़्यादा हो गई कभी ज़्यादा, तो है ना, जो कि सबसे कम रेनफॉल है। तो बेसिकली यहाँ पे हमको आंसर हम कौन सा टिक कर सकते हैं? जैसलमेर टिक कर सकते हैं, या फिर अगर स्टेट पूछा जाए तो फिर आप राजस्थान टिक कर सकते हो, या डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो आप फिर आपको रुइली लिखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द लेटराइट सॉइल इज फाउंड इन। जब हम लेटराइट सॉइल की बात करते हैं तो लेटराइट सॉइल किधर हमको दिखती है? ईंट पत्थर जैसी जो दिखती है, ब्राउन कलर की, है ना, जो कि जिसमें से लीचिंग हो जाती है, पानी जो है वो निकल जाता है आराम से, ठीक है। तो उस सॉइल की जो हम बात करते हैं वो कहाँ पे पाई जाती है? केरला में पाई जाती है, ठीक है। ये जो सारे स्टेट है सिर्फ अलोन केरला में नहीं पाई जाती है, और भी दूसरे स्टेट्स में पाई जाती है, लेकिन अभी फिलहाल जो हमको 4 स्टेट दिए हुए हैं इसमें से जो स्टेट है वो कौन सा है? केरला है। दामोदर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर। दामोदर किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है ना? कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है दामोदर? देखो, आपको क्वेश्चन दिमाग में रखते चलने, मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ में कहानी बताते जा रही हूँ कि क्या कहानी है। मैं हर क्वेश्चन के साथ में आपसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर रही हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे चीज़ें, उनकी कहानियाँ दिमाग में रहे, है ना। अभी आपने ये MCQ दे दिया, अभी MCQ कहीं भी आपको मिल जाए ना, आपको आंसर बनना चाहिए, भले ऑप्शन चेंज हो जाए, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमको आंसर बनाना फिर इसका आना चाहिए। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस, ठीक है। बना लोगे ना? ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो आपको आंसर बनाना आना चाहिए इस चीज़ का, या जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है फिर मेरे को दिखना चाहिए आंसर बनते हुए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यहाँ पर दामोदर रिवर जो है वो कौन से रिवर की, दामोदर जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो ये ट्रिब्यूटरी है ऑफ द रिवर हुगली, है ना। अब अच्छा, यहाँ पे एक बात आती है, हुगली हम शब्द कहाँ पे सुनते हैं? कहाँ सुनते हैं? जल्दी बताओ, कहाँ पे सुनते हैं? कहाँ सुनते हैं? मतलब मैं वेट करूँगी, देखते हैं किस किस को दिमाग में आता है।
है ना। तो कहाँ पे है, कहाँ पे है हुगली, किधर आता है, क्या प्रोड्यूस होता है उधर, कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मिलती है, कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा मिलती है, किस सिटी के पास में है याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जूट इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा होती है हुगली बेसिन पे, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होता है, जूट को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। कोलकाता जो है वो एक अच्छा नियरेस्ट फाइनेंशियल सेंटर की तरह भी काम करता है ना। तो हुगली रिवर किधर आ जाती है, हमारी वेस्ट बंगाल साइड आ जाती है, कोलकाता किधर आ जाती है, एंड दामोदर जो है वो हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब नाम पढ़ते से ही हमको ना क्वेश्चन भी बनाने आने चाहिए और दूसरे भी। यहाँ पे पूछा गया है टाइटन इज द लार्जेस्ट मून और सैटेलाइट। ठीक है, टाइटन जो है वो लार्जेस्ट मून है या फिर सैटेलाइट है, इनमें से कौन से प्लैनेट की, है ना। तो देखो मैं कुछ आपको फैक्ट बताती हूँ। अर्थ का जो मून हम देखते हैं ना, जो चंदा मामा हम देखते हैं, जो चंद्रदेव हम देखते हैं, हर प्लैनेट के अपने अलग अलग मून हैं। किसी प्लैनेट के पास में 2 मून है, किसी प्लैनेट के पास में 10 मून है, किसी प्लैनेट के पास में और भी बहुत सारे मून है, है ना। तो जो जुपिटर है कौन सा प्लैनेट, जुपिटर है। इस जुपिटर का जो मून है ना वो लार्जेस्ट है। ठीक है, क्या है, लार्जेस्ट है। अब इसका नाम है, वो नाम मेरे को याद तो है, जी से होता है, पर मेरे को उसको स्पेल करना आ नहीं रहा अभी ठीक है, बाकी जी से होता है वो, है ना, इतना मैं बता सकती हूँ। तो जुपिटर का क्या हो जाएगा, टीचरों को भी थोड़े, हमें मशीन थोड़े है कि सारी चीज़ें एकदम निकल जाएगी मुँह से बाहर। बाकी समझ गए ना। अभी आपको मैं कुछ फैक्ट बता रही हूँ, आप उसको ध्यान में रखो कि जुपिटर का जो मून है ना, जी से उसका नाम आता है, तो वो सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट है। मतलब जितने भी प्लैनेट है और जितने भी प्लैनेट के जितने भी सारे मून हैं, उन सब में सबसे बड़ा, सबसे महान जो मून है वो जुपिटर का है। ठीक है, अब जो सेकेंड नंबर पे आता है, सेकेंड लार्जेस्ट वाली चीज़ भी होती है ना, तो जो सेकेंड लार्जेस्ट है वो किसका है, सैटर्न का है। किसका है, सैटर्न का है, और उसका नाम क्या है, टाइटन। ठीक है, तो सैटर्न का जो मून है वो सेकेंड लार्जेस्ट मून है आफ्टर जुपिटर, जिसको हम टाइटन भी कहते हैं। ठीक है, और ये जो टाइटन है ये बहुत बड़ा है। जैसे हमारा जो मून है वो अर्थ से बड़ा है क्या, नहीं, छोटा सा हमको दिखता है ऊपर। ठीक है, लेकिन ये जो टाइटन है ना, आप इसको समझ सकते हो कि ये मर्क्यूरी से भी बड़ा है। मतलब मर्क्यूरी जो पूरा का पूरा प्लैनेट है ना, उससे भी साइज में ये टाइटन बड़ा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये कुछ फैक्ट्स है रिगार्डिंग टाइटन, एंड काफ़ी सॉफ्ट सा एटमॉस्फेयर, गोल्डन ग्लेस सा एटमॉस्फेयर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। हाँ, इतनी चीज़ें आप दिमाग में याद रखो टाइटन के बारे में, तो अगर कोई और भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आता है तो आपके दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे टाइटन जो है वो लार्जेस्ट मून है। किसका मून है, सैटर्न का मून है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज नाइल, है ना, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऐसे हमको दिखती है, अफ्रीका से होते हुए जाती है, ऐसे ऐसे सांप जैसी। मतलब लॉन्गेस्ट जो है वो चौड़ाई में ये बड़ी नहीं है, चौड़ाई में जो होती है वो लार्जेस्ट होती है, लेकिन ये नैरो है। ठीक है, नैरो है लेकिन है बहुत लंबी। समझ में आया, नैरो है, पतली है लेकिन बहुत लंबी है ना। और लार्जेस्ट रिवर का आपको काम करना पड़ेगा, है ना, होमवर्क तो बनता है कि नहीं बनता है साथ साथ में। लॉन्गेस्ट रिवर तो नाइल हो गई, लार्जेस्ट रिवर कौन सी है आपको बताना है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया था, मैंने तब आपको बताया था। विच इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है। इंडिया में बोलना, अभी हम सेकंड पोजीशन पे, इसमें हमने टॉप नहीं मारा है, अभी मारना भी नहीं है हमको, है ना। हाल फिलहाल जो है वो चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड की। द फर्स्ट डे सेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज चेयर्ड बाय, जो पहला इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे पहला सेशन था उसको चेयर किसने किया था, या फिर कौन उसके चेयरमैन बने थे, या फिर किसने उसको लीड किया था। तो बेसिकली उनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा गया है थोड़े दिन पहले, हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा था उसमें कि इंडियन पार्लियामेंट को बेसिकली अगर आप डिफाइन करो तो हमको वो नज़र में आता है ना, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग नज़र में आती है जिसमें ऐसे 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 खंबे हैं, है ना। ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा अलग बन गया ये, बाकी समझ गए आप मेरी भावना। अरे हट जा भाई,
ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है वो सिर्फ ये बिल्डिंग ही नहीं है, इसके कंपोनेंट्स अगर हम बोले या फिर किन लोगों को मिलाकर हम पार्लियामेंट डिफाइन कर सकते हैं, तो 2 हाउसेस, नंबर 1 लोकसभा एंड राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट मिलके क्या बनाते हैं, पार्लियामेंट बनाते हैं, ठीक है। तो आंसर विल बी दिस। द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन हु कैन बी नॉमिनेटेड टू द लोकसभा आर, कितने एंग्लो इंडियन लोकसभा में नॉमिनेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटल मेंबर्स जो हैं वो कितने हो सकते हैं लोकसभा में, 552, ठीक है। जिसमें से 530 जो है वो कहाँ से आएंगे, स्टेट से चूज होके आएंगे, जितने भी हमारे राज्य हैं उनसे चूज होके आएंगे। बचे कितने, ठीक है, 30 चले गए तो कितने बचे, 22 बचे, है ना। 22 में से 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होके आएंगे, ठीक है। और जो 2 होंगे वो कौन होंगे, एंग्लो इंडियन होंगे। अब एंग्लो इंडियन क्या होता है, एंग्लो इंडियन मतलब जो ब्रिटिश और इंडियन दोनों हैं उसको हम समझ सकते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है। जैसे कि अमेरिकन इंडियन होते हैं, है ना, वहाँ पे ऐसे ऐसा आप समझ सकते हो, ठीक है। तो एंग्लो इंडियन जो है वो ब्रिटिश और इंडियन के जो मिक्स हैं उनको हम एंग्लो इंडियन कहते हैं। और मैक्सिमम नंबर कितने सिलेक्ट हो सकते हैं, 2। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, आगे एक क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको ये काम आएगा कितने मेंबर्स हैं, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 2। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन, अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको जो मैं पूरी कहानी बताई थी डेट की, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930, 26 नवंबर 1949, है ना। मैंने आपको बोला था ना कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, कहानी ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन वही है, ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस दिन अडॉप्ट किया था, वो उन्होंने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। कब अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को। और फिर हम चाह रहे थे, मतलब ख़त्म हो गया था प्रियम्बल में, हम यही वाली डेट लिखते हैं कि हम अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं, लेकिन हमारी जो 26 जनवरी 1930 को हमने ये प्रण लिया था कि हम पूर्ण स्वराज पाएंगे, लेकिन उस समय पे हम किसी कारणवश नहीं पा पाए। तो इसी डेट को कोमेमोरेट करने के लिए हमने बोला कि ये वाली तारीख तो रखो, लेकिन फाइनली पूरी इंडिया में हम अपने आप को रिपब्लिक घोषित करेंगे 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। समझ में आया। तो ये तो हमारी रिपब्लिक डे वाली डेट है, लेकिन हमने हमारा प्रियम्बल में जो हम डेट लिखते हैं वो लिखते हैं 26 नवंबर 1949। द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इज, प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन है ना। प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन है, जो हमारा पूरा कमीशन होता है जिसमें पूरी प्लानिंग की जाती है रिगार्डिंग व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, या किन किन चीज़ों पे हमको काम करना है, उसको लीड कौन करता है, उसको लीड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। कौन लीड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा हैज़ बीन, लोकसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी रही है ना। बेसिकली लोकसभा की जो है वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताई जाती है 552, ठीक है। तो 552 विल बी द राइट आंसर, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड अप विद इन, ठीक है। अगर प्रेसिडेंट चले गए हैं किसी कारणवश, या फिर टर्म ख़त्म हो गया है, या कुछ भी जो भी रीज़न है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट की पोजीशन पे कोई इलेक्टेड नहीं है, तो ये जो वैकेंसी है इसको कितने टाइम में ख़त्म कर देना चाहिए, यानी कि दूसरे प्रेसिडेंट को अलॉट कर देना चाहिए। इट इज़ विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। कितना मंथ, 6 मंथ्स। इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट इज इनिशिएटेड इन, इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, ये कहाँ पे लिखा है, हमारे प्रियम्बल में, है ना। हम लिखते हैं ना इंडिया इज, बताओ पूरी लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। तो वो जो पूरी लाइन है उसमें फिर जब सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक वगैरह की बात होती है, वो वाली पूरी लाइन बताना। और अगर किसी को पूरा प्रियम्बल आता है तो आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप में से कोई पूरा प्रियम्बल बताए। आपको पूरा प्रियम्बल रटा होना चाहिए, पता है, पूरा प्रियम्बल रटा होना चाहिए। बाकी सारे नेशंस, दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी ये चीज़ करवाई जाती है ताकि इंसान को पता हो रियलिटी में कि आखिर हमारा देश है क्या, व्हाट आर देश इज़ ऑल अबाउट। तो हम प्रियम्बल लिखते ही इसलिए हैं जिसमें हम डिफ़ाइन करें कि हमारा प्रियम्बल क्या है। अच्छा, आपको एक प्रियम्बल के बारे में ख़ास बात ये बताऊँ कि जितने भी नेशन है ना, उन्होंने सबसे पहले प्रियम्बल बनाया, है ना। सबसे पहले उन्होंने प्रियम्बल बनाया कि हमारा देश ऐसा फलाना 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 होना चाहिए,
ठीक है, और फिर उसके बाद में उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन किया। लेकिन हमारा इकलौता ऐसा देश है जिसमें हमने पहले कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड किया, सबने मिल के, सारे मेंबर्स ने, हर कम्युनिटी के मेंबर जो उसके अंदर मेंबर बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके बाद में फिर डिसाइड किया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या जो भी हमने चीज़ें देखी समझी, जो गलतफहमियाँ थी कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, फिर उनको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली होगी ना कि यार हमारा देश और भी है, ये भी कम्युनिटी कुछ ऐसा चाहती है, ये भी कम्युनिटी कुछ ऐसा चाहती है। तो कुल मिला के फिर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद में हमने प्रियम्बल डिसाइड करा और बोला कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या फिर पूरी देश की स्थिति को देखने के हिसाब से हमारा प्रियम्बल ये कहता है या हमारा देश जो है वो कुछ इस हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, तो प्रियम्बल में लिखा होता है कि वी आर अ सेक्युलर स्टेट। द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज लोकेटेड एट, यूएनओ का यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इट इज़ इन न्यूयॉर्क, है ना, कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पढ़ के आए हैं हम, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। मैंने कैसे याद करवाया था? वर्ल्ड का डब्ल्यू और वॉशिंगटन का डब्ल्यू। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाएगा? वॉशिंगटन डीसी पे। तो फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वॉज हेल्ड एट, सार्क क्या है? पहली बात, सार्क जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, क्या है? ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सार्क एक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, साउथ एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, आप कह सकते हो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, है ना, यानी कि हमारे जो साउथ एशिया की जितनी भी कंट्रीज है जैसे नेपाल, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब क्या है? ये एशिया के सदर्न पार्ट में है, नीचे वाली तरफ है। तो ये कुछ 7 नेशन है ना, सार्क से आप 7 भी याद रख सकते हो, 7 नेशन हैं जो कि सार्क बनाते हैं या सार्क का ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और बात करते हैं रिगार्डिंग पावर्टी, इकोनॉमी और ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसका सबसे पहली समिट जो है वो कहाँ पे हुई थी? ढाका में हुई थी, है ना। ढाका कहाँ पे? बताना ज़रा। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट ऑफ, इकोनॉमिक प्लानिंग किसके अंदर आती है? तो इकोनॉमिक प्लानिंग बेसिकली आती है कॉन्करेंट लिस्ट में, है ना। 3 लिस्ट होती है हमारी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट पे ऐसे सब्जेक्ट मैटर आते हैं जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स आते हैं जिसमें स्टेट जो है वो अपने अपने हिसाब से उस पर रूल्स बना सकती हैं। वहीं कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिसमें स्टेट और सेंटर दोनों की ज़रूरत होती है, दोनों की सहमति होती है, जैसे कि इकोनॉमिक प्लानिंग, है ना। इकोनॉमिक प्लानिंग पूरे देश की कब होगी? जब हर स्टेट की इकोनॉमिक प्लानिंग होगी, तो इसमें सेंटर की भी ज़रूरत है और स्टेट्स की भी ज़रूरत है ना। तो इकोनॉमिक प्लानिंग किसके अंडर आती है? कॉन्करेंट लिस्ट के अंडर आती है। इसमें स्टेट और सेंटर दोनों का काम होता है, इसमें सिर्फ सेंटर का और इसमें सिर्फ स्टेट का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम या फिर इसको बेसिकली 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम भी कहा जाता है, ऐसे 20 को ऐसे भी लिखा जाता है। ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, है ना। तो बेसिकली इट वाज लॉन्च इन द ईयर 1975। ठीक है, 1975 में इसको लॉन्च किया गया था बाय और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, है ना। और बेसिकली इनका भी मोटिव यही था कि जो हमारे यहाँ पर उस समय पे पावर्टी थी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, एजुकेशन, हेल्थ, इस चीज़ के ऊपर काम करने के लिए उन्होंने 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है वो बनाया था। आधार इज अ प्रोग्राम, आधार किस चीज़ के लिए है? टू प्रोवाइड आइडेंटिटी टू इंडियन रेसिडेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन या सोशल सिक्योरिटी। जाहिर सी बात है, आइडेंटिटी है। आधार हमारा क्या है? आइडेंटिटी है कि हम इंडिया के रहवासी हैं। जितने भी इंडिया में रहने वाले लोग हैं उन सभी को आधार होना ज़रूरी है। वो एक प्रमाण है कि हम इंडिया के रहने वाले लोग हैं और उसी आधार से आप के हर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, बी इट योर वोटर आईडी कार्ड, बी इट योर अकाउंट डिटेल्स, है ना, या फिर जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी आधार से लिंक्ड है, ताकि एक नंबर से आपके बारे में पूरी जानकारी निकाली जा सके, है ना। सो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ब्लैक मनी वाली जो चीज़ें होती है कि लोगों ने अपने नाम से पता नहीं कहाँ का अकाउंट खुलवाया और पता भी नहीं चलता है ना। तो उस चीज़ को हटाने के लिए या फिर बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हटाने के लिए आपकी हर चीज़ जो है वो आधार से लिंक होनी चाहिए। इसलिए हर जगह पर आधार नंबर मांगा जाता है, ताकि अगर कुछ भी ज़रूरत पड़ती है आपके बारे में इंफॉर्मेशन की तो उसके थ्रू निकाली जा सके।
ठीक है, एक कंसर्टेड पॉइंट जो है वो होना चाहिए। द टाइम पीरियड ऑफ 12th 5-year प्लान इज, है ना, किस समय पे 12th 5-year प्लान लागू हुआ था? तो हमारा 5-year प्लान जो है वो चल रहे थे 1947 से 2017 तक, जिसमें 1947 से अराउंड 1947 नहीं, अराउंड 1951 से अराउंड 2015 तक प्लानिंग कमीशन के अंडर रहे हमारे 5-year प्लान। उसके बाद में 2015 से 2017 तक ये जो 5-year प्लान है ये नीति आयोग के अंडर रहे। ठीक है, किसके अंडर रहे? नीति आयोग के अंडर रहे। ठीक है, तो अब हमारा इतने पूरे टाइम पीरियड में जो 5-year प्लान हमारे चले, या फिर इतने पूरे टाइम पीरियड में जो हमारे 5-year प्लान चले, इसमें अलग अलग था ना, जैसे फर्स्ट 5-year प्लान, सेकेंड 5-year प्लान, थर्ड 5-year प्लान। जैसे 12th 5-year प्लान कौन से ईयर में आया था? सो दैट इज इन 2012 to 17। ठीक है, 2012 से 17 तक का ये प्लान था 12th 5-year प्लान। क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय, है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे पता चलता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इट इज़ रिप्रेजेंट बाय नेशनल इनकम। हमारी नेशनल इनकम कितनी है ना, यही बताती है कि यहाँ के लोगों के रहने का स्टैंडर्ड कैसा होगा। समझ में आया? तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे हो जाएगा नेशनल इनकम। बस दीज आर सफिशेंट 35 क्वेश्चंस फ्रॉम सोशल साइंस ऑफ द ईयर 2011। आपको वेबसाइट पे, यूट्यूब पे और हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट एनटीएससी की बनी है उसमें पुराने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए, दिमाग में रह गया है, अभी तक नहीं आते थे कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद कहीं पर भी ये क्वेश्चन पूछे जाए तो आई होप आपके दिमाग में रहेंगे बहुत अच्छे से और आप फट से आंसर निकाल पाओगे। हर क्वेश्चन के साथ में मैंने आपको स्टोरी भी बता दी है ताकि आपके दिमाग में रहे, तो आई होप कोई प्रॉब्लम इसके साथ में नहीं होगी। पक्के से पुराने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार नज़र मार लेना, अगर आपने नहीं माना है तो। बाकी तो मैं मान के चल रही हूँ कि कर लिया होगा, है ना। और जो भी मैं क्वेश्चन पूछते जाती हूँ उनको कमेंट्स में पढ़ के या फिर बता के रिवाइज कर लिया करो। मैं देखूंगी कि कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, कितने बच्चे नहीं दे रहे हैं, है ना। बढ़िया साथ में मिलकर करेंगे तो बहुत अच्छे से फोड़ पाएंगे। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आप ऐसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में।